तो स्वागत है आप सभी का क्लास ORS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं जो कि आपका रुक्मणी प्रकाशन है सीटेट, जो कि आपका जुलाई में होना है। उसके लिए हम बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी क्लास शुरू कर रहे हैं। और ये आपका प्रैक्टिस सेट जो है आपका बिहार टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, रीट एग्ज़ाम्स हो गए और आपके DSSB और KBS यानी केंद्रीय विद्यालय में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टेट यानी सुपर टेट के लिए आपका ये भी जो प्रैक्टिस सेट है आपका बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का टेस्ट जो है वह शुरू करते हैं। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 30 में 30 का टारगेट हमारा रहेगा। और इस बुक का आप ज़रूर लाभ उठाइए, क्योंकि आप देखिए कि इसमें कोई भी ऐसा सारे PYQ क्वेश्चन दिए हैं, सारे जो है आपके हैं वह PYQ क्वेश्चन है। और ऐसे देखिए ऐसा पुस्तक जो है आपको 45 प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेंगे। अगर आप 45 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो यकीन मानिए आप बाल विकास में आप 30 या 25 या 28 नंबर ज़रूर ला सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। अंत तक बने रहिए। और आज का देखिए रुक्मणी प्रकाशन का कंटेंट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। एक बार ज़रूर इसको लास्ट तक देखिए और कमेंट में बताइए कि इसका कंटेंट आपको कैसा लगा। बाकी कुछ दिन में मैं आपको पर्यावरण EVS की भी क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, हिंदी भी और मैथ भी। धीरे धीरे सब शुरू होगा, आप बस सपोर्ट कीजिए और अंत तक वीडियो देखिए। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। और आपके देखिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र और आपके प्रीवियस ईयर आपके सोल्ड पेपर हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि बालकों के व्यक्तिगत जो विकास हैं, ऑप्शन कह रहा है कि ए के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धत करने और सटीकता पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। और फिर कह रहा है कि पुनरानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। तो देखिए आपका ऑप्शन जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कि बालकों को व्यक्तिगत विषय के लिए कुछ हद तक आपके जो पूर्वानुमान है वह लगाया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि बच्चों का जो है विकास जो आपका होता है वह अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि बालक की जो आदतें होती हैं, रुचि होती है और उनके जो देखने की दृष्टिकोण है और उनका जीवन का जो मूल्यांकन है, उनका चाल स्वभाव, उच्च व्यक्तित्व आदि सबके व्यवहार जन्म के समय से ही सदैव परिवर्तन आपके होते रहते हैं और उनका विभिन्न आयु वर्ग एवं अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया जारी रहती है। लेकिन यह प्रत्येक बालक में आपके अलग अलग होते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया में विभिन्न आपके जो बाहरी तत्व और आंतरिक कारक होते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के विकास का प्रभावित करने वाले आपके जैसे बाहरी कारक होते हैं, जैसे आपका सामाजिक हो गया और आपके वातावरण हो गया। ये सब आपके जो है बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये आपका कथन सही है। क्या कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, सॉरी आपसे 2 नंबर पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। यानी विकास एक सतत प्रक्रिया है। देखिए विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन, परिणात्मक परिवर्तन दोनों आपके सम्मिलित होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन में जैसे हम देखते हैं शिशुओं की उम्र जो है आपके नियंत्रण परिवर्तन और विशेष भाषा के सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि आपके होते हैं। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। विकास आपके बहुआयामी प्रासंगिक होता है। विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर कह रहा है बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं। तो आपका तीसरे का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या, तो आपका आसपास पड़ोस, धर्म, स्कूल और समकक्ष समूह, यानी ये सारे के सारे जो है इनसे जो है बालक आपका वह देखिए बच्चे अपने समाज के बारे में, रहने के कौशल, मूल्य, नीतियाँ आदि जो हैं आस पड़ोस और उनका धर्म, स्कूल और समकक्ष जो समूह होते हैं उनसे वह सीखते हैं। जब बालक सामाजिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। समाजीकरण आनुवंशिकता नहीं बल्कि वातावरण से प्रभावित होता है। यही कारण है कि इसके अंतर्गत विश्वासी जो मानववृत्ति होती है, संस्कृति,
रीति रिवाज और विभिन्न प्रकार के कौशल आदि का ज्ञानार्जन होता है। बालक का समाजीकरण में मदद पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। और देखिए चौथा नंबर कह रहा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल क्रियाओं को समाहित करता है। तो आपका जो चौथे का हो जाएगा समायोजन और समावेशन। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन समायोजन व समावेशी जैसी दो मूल क्रियाओं का समाहित होता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत हैं, जबकि इनके देखिए अनुकूलन हो गया, आपका संधारण हो गया, संरक्षण हो गया, संज्ञात्मक संरचना हो गया, मानसिक संक्रिया हो गई। ये सब आपके जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार आपके मूलभूत क्रियाएं होती हैं। फिर देखिए पाँचवा नंबर कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मक कठिनाई महसूस करते हैं। तो आपका देखिए पाँचवें का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक। अर्थात जीन पियाजे जो हैं संज्ञात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर बच्चे जो है लंबाई और उनके भार जैसे गुणवत्ता आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु जो है संरचनाओं के संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है आपकी 7 साल से आपके 12 साल तक होती है। इस चरण में बालक वस्तुओं को देखकर बड़ा छोटा बता देता है, परंतु शाब्दिक रूप से कोई समस्या प्रस्तुत की जाए तो वह नहीं बता पाता है। बालक में लंबाई, भार आदि के आधार पर वस्तुओं को लगाने की क्षमता विकसित हो जाती है और मूर्त चिंतन करने लगते हैं। आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा मूर्त संक्रियात्मक हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए छठवां कह रहा है लेबोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक है। तो छठवें का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि लेबोस्की के अनुसार व्यक्तिगत वाक बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा कि देखिए लेबोस्की के अनुसार भाषा चिंतन दोनों का विकास अलग अलग होता है। बाद में कार्य करने के लिए दोनों मिल भी सकते हैं, लेकिन संभावना बहुत कम होती है, परंतु बिन भाषा के चिंतन नहीं किया जा सकता। इन्होंने भाषा की अवस्थाएं निम्न बताई हैं, जैसे आपका सहज अवस्था हो गई और अहंक केंद्रित अवस्था हो गई और आंतरिक भाषण हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। सातवां देखिए क्या कह रहा है लेबोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार का मदद कर सकता है। तो लेबोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार का मदद कर सकते हैं। तो 7 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। देखिए लेबोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों की मदद की मात्रा स्वरूप में बदलाव करके अधिगम में मदद कर सकता है। बोस्की के अनुसार बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नता के ध्यान में रखते हुए कक्षा में उसकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे वह साथियों एवं शिक्षकों के सहयोग में अपना जो विकास का क्षेत्र है उसे सशक्त बना सके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 8वां कह रहा है पूजा क्या कह रहा है, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलरबर्ग के नीति विकास के किस चरण में है। तो 8 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह आज्ञा पालन और दंड अभिन्यास के संदर्भ में है। देखिए आपका पूजा अपने दोस्तों को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना जो शिक्षिका है हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा जो है लॉरेंस कोहलरबर्ग के नीतियों के विकास का आज्ञा पालन कर रही है और लॉरेंस कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। कौन सा, तो आपका पूर्व परंपरागत स्तर और परंपरागत स्तर दूसरा नंबर, और तीसरा है आपका उत्तर परंपरागत स्तर। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर की ओर। इसमें आपको इजी से लेके मॉडरेट और हाई लेवल तक भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 9वां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
कि बुद्धिमत्ता एक स्थिर और स्थायी विशिष्टता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार यह कथन सही नहीं है कि बुद्धिमत्ता एक स्थिर और अस्थायी विशेषता है, जबकि सही कथन है कि बुद्धिमत्ता जो है वह आपके विकसित किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती है और ये कई प्रकार होती है, और बुद्धिमत्ता को एकांकी अभ्यास में समृद्ध नहीं किया जा सकता है। हाँ, और देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि बुद्धिमत्ता को परिवेशित और विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और बुद्धिमत्ता एक सामान्य खंड से हावी नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो है हमारा है वह जो है कथन सही नहीं है। 10वां क्या कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है। 10 पूछ रहा है बाल केंद्रित शिक्षा में आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, शिक्षिका व शिक्षार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। क्या? तो एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की आपकी सक्रिय भूमिका होती है। कि देखिए, बालक के मानव विज्ञानी को समझाते हुए शिक्षिका को व्यवस्थित करना एवं उसकी कठिनाइयों को दूर करना, यह बाल केंद्रित शिक्षा होती है। बालकों को बालकों के संपूर्ण विकास हेतु परम उद्देश्य बताया गया है। इस कार्य को करने के लिए शिक्षकों को बाल मानव विज्ञान की जानकारी जरूरी होनी चाहिए। शिक्षिका के द्वारा प्रयोग शिक्षा संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आपका अनुशासन हो गया, व्यवहार हो गया, जागरूकता हो गए, इन सभी क्षेत्र में शिक्षिका को जानकारी होनी चाहिए और छात्र दोनों आपके सक्रिय भाग ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 11 नंबर क्या कह रहा है, कथन आपका पी दे रखा है। क्या कह रहा है कथन आपका पी, कि कक्षाओं में लड़के गणित और विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन की क्षमता रखते हैं। फिर आपका तर्क आर दे रखा है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। आप बताइए कि आपका क्या हो जाएगा कि कक्षा में, और देखिए कथन क्या कह रहा है कि कक्षाओं में लड़के गणित और विज्ञान लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। और तर्क में आर कह रहा है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमता सहज रूप से मौजूद होती है। तो 11 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या? पी आर दोनों गलत हैं। क्या? तो पी आर दोनों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए कक्षा में लड़के गणित और विज्ञान लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, तथा आर कह रहा है कि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क वैज्ञानिक क्षमता सहज रूप से मौजूद होती है। आपके दोनों कथन जो आपके गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के आपके तेज होते हैं, तो आपके दोनों कथन जो आपके गलत हो जाएंगे। देखिए 12 नंबर पूछ रहा है कि राष्ट्रीय नीति 2020 किस पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाठचर्या का लचीलापन। पाठचर्या में लचीलापन होना चाहिए ताकि शिक्षार्थियों को उनके सीखने के आपके जो पूर्ण कार्यक्रम को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह वह अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें। इसके तहत संस्थाओं और आपके जो फैकल्टी पाठ्यक्रम है, शिक्षा शास्त्र हैं, उच्च शिक्षा के आपके व्यापक ढांचे हैं, उनके मूल्यांकन के मामले पर नवाचार की आपका संभावना होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 13 नंबर कह रहा है मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए 13 नंबर में पूछ रहा है। तो मूल्यांकन का केंद्र आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना चाहिए। क्या? मूल्यांकन का केंद्र कैसा होना चाहिए, और डी कह रहा है कि अधिगमकर्ता और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन होना चाहिए। कि बालक जो भी कुछ भी सीखता है वह अधिगम करता है, उसकी जांच आवश्यक है, जिससे बालक की क्षमता, योग्यता और उसकी उन्नति का पता चलता है। बालक की शिक्षा में मूल्यांकन का मापन दोनों महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरत को ध्यान रखता है कि उनकी व्याख्या करता है। तो 14 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। ये देखिए, और बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना एक सामाजिक रचनावादी कक्षा जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों पर का ध्यान रखते हुए उनकी व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर डी 14 का हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 15 नंबर कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। तो 15 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की सही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका कि कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है कि छात्र अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण करें और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचने को कहना। फिर आगे बढ़ते हैं आपके 16 नंबर पे। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में आपका समावेशन की संस्कृति को दर्शाया गया है। 16 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में समावेशन की संस्कृति को दर्शाया गया है। तो 16 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा कि अब देख विद्यार्थियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन का बढ़ावा दिए जाने में समावेशन को संस्कृति को दर्शाना है। और समावेशी शिक्षा में नियमित कक्षा विशिष्ट बालकों के शिक्षण और पाठ्यक्रम के स्तर को धीमा करने के स्थान पर दृश्य एवं मौखिक दोनों स्तर पर शिक्षण प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि संस्कृति रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो 17 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि संस्कृति रूप से विभिन्न विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्न से बचना चाहिए कि प्रभावी संस्कृति के उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। तो 18 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाचन कैकल्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए वाचन कैकल्य जिसे क्या कहते हैं जिसे डिफेसिया कहते हैं, अधिगम क्षमता में विद्यार्थी को अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता प्रभावित होती है। डिसैफिया यह एक भाषा वाक्य संबंधित विकृति होती है इससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति व्याख्यान के साथ कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। इस क्षमता के लिए आपके मुख्य रूप से मस्तिष्क जो आपकी होती है उसकी क्षति होती है। और गुणज वैकल्प जो होता है वह क्या होता है डिस्कैलकुलिया होता है। और लेखन विकल्प क्या होता है तो डिस्ग्राफिया होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है कि गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी को सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। क्या पूछ रहा है कि गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। तो 19 का जो हो जाएगा आपका 19 का ए हो जाएगा। क्या कि देखिए गतिक दिव्यांग वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय प्रशासन को ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं को आवंटन करने से आपका बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान संबंधित विशेषता नहीं है। तो 20 का जो हो जाएगा आपका अभिसारी सोच। क्या कि आपका अभिसारी सोच सृजनात्मक विद्यार्थी को पहचान संबंधित विशेषता नहीं है। अभिसारी सोच वाले विद्यार्थी को सोच संकुचित होता है। यह एक ऐसा चिंतित सोच है जिसमें छात्र कल्पना नहीं कर पाता है। अभिसारी चिंतन एक बिंदु पर केंद्रित होता है और यह बुद्धि को बढ़ावा नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 21 नंबर पूछ रहा है किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक याद रखने का आपका जो साधन करने का एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक संस्मरण कर रखने की सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो 21 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना।
ये देखिए आपका किसी विशेष वस्तु को लंबे समय तक संस्मरण रखने का सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करने और वाली रणनीति से बचना चाहिए। 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। क्या पूछ रहा है? जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। तो आपका 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौजूद ज्ञान से जुड़ी बातें। क्या? मौजूदा ज्ञान से आपकी बातें। ऑप्शन नंबर 22 का हमारा बी हो जाएगा। जब सीखी हुई वाली सामग्री मौजूद ज्ञान से जुड़ी हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। बच्चे निरीक्षण कर और नकल कर अधिक सीखते हैं। जब कुछ वह देखते हैं तो उसके अनुसार सीखते और समझते हैं। बच्चे अपने परिवेश के साथ निरंतर परस्पर संवाद करते हैं। जो कुछ भी देखते हैं उसे छूना चाहते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से वह सीखते हैं। लेकिन जब सीखने वाली सामग्री मौजूद ज्ञान से जुड़ी हो तो विद्यार्थी और अधिकतर बेहतर सीखता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 22 का आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 का नंबर है। 23 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता का योगदान देता है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता पर योगदान देता है। तो 23 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। देखिए गैर प्रासंगिक का पाठ्यक्रम शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता पर योगदान को दर्शाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पाठ्यक्रम को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके लिए शिक्षक अधिगम प्रक्रिया सफल नहीं बना सकता है। उचित और प्रासंगिक पाठ्यक्रम ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण विकास संभव है। और कनिंग के अनुसार, कनिंग आपके देखिए कनिंग जो है इनके अनुसार पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों एक ऐसा आपका उपकरण है जिसकी सहायता से वे अपनी छात्र को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार विद्यालय में निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 24 क्या कहला है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका देते हैं। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका देते हैं। ऑप्शन नंबर 24 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 25 क्या कह रहा है कि एक संप्रत्यय को पढ़ने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। तो 25 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसे संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण करना चाहिए। क्या? तो देखिए आपका एक संप्रत्यय को पढ़ने के लिए एक शिक्षक को उस संप्रत्यय के असंगत असतत उदाहरण से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा 25 का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 26 नंबर क्या कह रहा है कि स्वयं के ज्ञाता होने के कारण स्वयं के ज्ञात होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। तो 26 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिज्ञान कहलाएगी। क्या? अधिसंज्ञान कहलाएगी। कि देखिए स्वयं को जब ज्ञात होने का ज्ञान और जागरूकता दर्शाता है कि अधिसंज्ञान के बारे में संज्ञान सोच के जानने के बारे में जानना और किसी व्यक्ति की जागरूकता के बारे में जागरूकता को जानना। देखिए ये शिक्षण में शिक्षक उसके व्यवहार के बारे में सीखता है, उसका अर्थ आपका अधिसंज्ञान होता है। अधिसंज्ञान से तात्पर्य है कि आत्म जो आपका है आत्म अभिज्ञानता। जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ जानना या समझने का प्रयास करता है तो इसे हम अधिसंज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ समझने या जानने का प्रयास करता है तो उसे हम अधिसंज्ञान कहते हैं। अधिसंज्ञान की अवधारणा किसने दिया था? तो जॉन फ्रॉबेल ने विकसित किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 26 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 27 क्या कह रहा है, कठिनाइयों की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण आपके चरण हैं। तो 27 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या समाधान। देखिए कठिनाइयों की पहचान करना, लक्ष्य निर्धारण करना, संभावित समाधान और परिणामों की खोज,
और कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना, ये सब आपकी समस्या समाधान के प्रमुख चरण हैं। विद्यार्थियों को शिक्षण काल में अनेक समस्या और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसका समाधान वह स्वयं करना पड़ता है। समस्या समाधान विधि मानववैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि दोनों है। समस्याएं विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तक से संबंधित होती है, इसमें छात्र को करके सीखने का अवसर प्रदान होता है। तो ऑप्शन नंबर 27 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका 28 आपका कथन दे रखा है क्या कि देखिए कथन क्या कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करने का सार्थक है। आर कह रहा है कि यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है जो गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होते हैं। तो 28 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या कि पी आर दोनों सही है। आर पी की व्याख्या आपका करता है। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए आपका ए करेक्ट हो जाएगा कि आपका देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 क्या कह रहा है कि डैश डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। डैश डैश विद्यार्थियों को बोरियत होने की संभावना है। तो 29 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना होती है। कि देखिए जिस परिवार या विद्यालय में लोकतांत्रिक विधियों का प्रयोग होता है और कक्षा के विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने की समुचित मौका दिया जाता है, तो ऐसे परिवेश में भाषा और अधिगम का विकास तीव्र गति से होता है। सभी बालक चाहते हैं कि लोग उनकी ओर ध्यान दें, इसके लिए बालक चाहते हैं कि उनके लिए सब ध्यान दें, इसलिए अभिभावकों से प्रश्न पूछकर कोई समस्या प्रस्तुत करने और विभिन्न तरीकों का प्रयोग करके उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 29 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। तो आपका इसमें भी आपका फर्स्ट हो जाएगा कि विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। देखिए विद्यार्थी की क्षमता के मूल्यांकन को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली में छात्राओं का सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दो भाव आपके निहित होते हैं। एक तो आपका सतत मूल्यांकन होता है और एक आपका व्यापक मूल्यांकन होता है। देखिए जिन बालकों में उपलब्धि प्रेरक पाए जाते हैं उन बालकों में अपने कार्य करने में अधिक सफलता मिलती है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए उत्प्रेरित करने के लिए छात्रों को व्यक्तिगत और लक्ष्य निर्धारित का उनमें निपुणता पाने जाने वाले में मदद कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 30 का हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 प्रश्नों की सीरीज और आपको ये बताना कि आपका क्या स्कोर रहा, कि मैंने जो आपको बताया है आपको क्लास कैसी लगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिसमें मैं आपको 45 सेट्स कराऊंगा। 45 सेट्स ये मान लीजिए आप कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसे आप अच्छा नंबर स्कोर ला सकते हो। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।